अपने आज पढ़ेंगे आइंस्टीन मॉडल ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स, यानी कि आइंस्टीन का मॉडल पढ़ेंगे ठोसों का। पिछले जो 2 लेक्चर हुए हैं, पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक हीट क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, उसके टाइप बताए थे आगे। और उसके बाद दूसरे लेक्चर में हमने स्टडी किया था सॉलिड स्टेट का ही। दूसरे लेक्चर में इस चैप्टर के अपने क्या स्टडी किया था भाई? अपने स्टडी किया था डुलॉग-पेटिट का नियम, डुलॉग-पेटिट लॉ फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरा मॉडल, आइंस्टीन मॉडल ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। थोड़ा लंबा है मॉडल, ये भी और डिवाई मॉडल भी थोड़ा लंबा रहेगा। पहले लेक्चर के अंदर सारे हमने बात बता दी थी कि एक कर्व होता है, उस कर्व को प्रूव करने के लिए सारे वैज्ञानिक लगे रहे। इस लेक्चर में फिर थोड़ा सा देख लेते हैं। एक कर्व होता है सीवी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, और टेम्परेचर के बीच में कर्व होता है, वो कर्व इस तरीके का आता है। इसके बाद देखिए इसकी वैल्यू 3R बताई और कांस्टेंट बताई कि डिपेंड ही नहीं करती टेम्परेचर के ऊपर, ताप पे निर्भर नहीं करती, ये बताया डुलॉग-पेटिट ने। हाई टेम्परेचर के ऊपर तो आइंस्टीन का नियम भी बिल्कुल फिट रहा। उच्च ताप पर आइंस्टीन के फॉर्मूले से जो रिजल्ट आया वो ऐसा आया, ग्रीन लाइन वाला। ये रिजल्ट मेल नहीं खाता इस ब्लू लाइन जो प्रायोगिक वक्र है, प्रैक्टिकल कर्व है, उसके साथ ये मेल नहीं खाता। लेकिन फिर भी क्या है, इन्होंने आगे जो ट्राई किया, ये जो कर्व बनाया था, ये जो वक्र आया था, ये प्रायोगिक वक्र था। इस वक्र को प्रूव करने के लिए अलग अलग 3 साइंटिस्टों ने अलग अलग बताया। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी। और आइंस्टीन का कर्व ये आया। सबसे अच्छी फिट जो इस कर्व के साथ किया वो डिगाई ने इसको अच्छे से प्रूव कर दिया। अब आज हम आइंस्टीन ने क्या क्या चीजें बताई वो पढ़ेंगे। आइंस्टीन मॉडल में कई पॉइंट बनेंगे, उससे पहले हम पढ़ने वाले 4 पॉइंट बनेंगे। सबसे पहला काम क्या है, आइंस्टीन ने कौन कौन सी चीजों को माना। आइंस्टीन अपनी परिकल्पनाओं के साथ चला, उसने कुछ परिकल्पनाएं मानी, कुछ पोस्टुलेट्स ड्राइव की, बोला कि ये चीज होती है, बस उसने फिक्स कर दिया कि ये चीज होती है, कहीं से कोई डेरिवेशन नहीं, कुछ नहीं, ये फिक्स कर दिया। देखो पोस्टुलेट्स क्या क्या थी। सबसे पहला काम उसने कहा कि प्रत्येक जो ठोस का अणु होता है या मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड जो होता है वो 3 दिशाओं में 3 डायरेक्शन में मोशन करता है। सबको पता है एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन में मोशन करता है, ठीक है। इसका मतलब उसकी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, 3 स्वतंत्रता की कोटियां होती हैं। अगर n मॉलिक्यूल है, कल वाले लेक्चर में भी हमने बात की, तो उसमें 3n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 3n स्वतंत्रता की कोटियां हो जाएंगी। ये आइंस्टीन ने बताया। बस डुलॉग-पेटिट ने यही कमी छोड़ दी। उन्होंने तो क्या माना कि जितने भी अणु है सब स्वतंत्र है, गैस के अणुओं की भांति, लेकिन और इधर उधर गति करते रहते हैं, जिग-जैग, इधर उधर, है ना, ब्राउनियन गति जिसको कहते हैं। लेकिन आइंस्टीन ने क्या कहा कि जिग-जैग गति नहीं करते भाई, ये दोलन करते रहते हैं, अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर ऑसिलेशन करते रहते हैं, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन, दोलन करते रहते हैं। इसने इतना माना, उसने बोला इधर उधर घूमते रहते हैं। इसने माना नहीं, एक जगह टिके रहेंगे, जैसे स्प्रिंग से कोई मास बांध दे, द्रव्यमान बांधकर वो दोलन करता रहता है, उसी तरीके से ये मास बांध के ऑसिलेशन करते रहते हैं। यानी कि कितनी दिशाओं में एक मॉलिक्यूल ऑसिलेट कर सकता है? 3 में। तो एक मॉलिक्यूल 3 ऑसिलेटर है, उसने ये माना। जितनी डायरेक्शन में कोई मॉलिक्यूल ऑसिलेट कर सकता है उतनी ही उसकी कोई भी मॉलिक्यूल अगर 3 डायरेक्शन में ऑसिलेट कर सकता है तो 3 ऑसिलेटर हो गए। 2 मॉलिक्यूल है तो 6 ऑसिलेटर, 6 2 लित्र हो गए। 3 मॉलिक्यूल है तो 9 ऑसिलेटर हो गए। n मॉलिक्यूल है तो 3n ऑसिलेटर हो गए। तो 3n मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे अब हम, मॉलिक्यूल तो n ही है, लेकिन एक मॉलिक्यूल 3
डायरेक्शन के अंदर ऑसिलेशन करता है, कंपन करता है, इसलिए वो 3 दोलित्रों की भांति व्यवहार करता है, 3 ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है। तो कितने ऑसिलेटर हो गए? अगर n मॉलिक्यूल है तो 3n ऑसिलेटर हो गए। तो इस बात को याद रखना। अब हम क्या निकालेंगे पता है इसमें? एक ऑसिलेटर की ऊर्जा निकाल लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मीन एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर। एक ऑसिलेटर की ऊर्जा निकाल लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे 3n से, टोटल एनर्जी आ जाएगी। एक ऑसिलेटर की एनर्जी ई बार है तो 3n की 3n ई बार आंसर आ जाएगा। उसको हम यू कह देंगे। यू मतलब इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। ये तो उसने कुछ चीजें मानी। फिर उन्होंने माना कि सारे के सारे ऑसिलेटर एक जैसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करते हैं, एक जैसी आवृत्ति न्यू से कंपन करते हैं ये, और उनकी एनर्जी प्लांक के अकॉर्डिंग n प्लस हाफ En इज इक्वल टू n प्लस हाफ h न्यू होती है। ऊपर नीचे 2 पाई का कर दो मल्टीप्लाई, ये आ गया जी 2 पाई न्यू होता है जी ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सबको पता है, कोणीय आवृत्ति। h बटे 2 पाई होता है h कट 1.054 10⁻⁻34 जूल सेकंड। वैल्यू पुट कर दी, इसको क्या लिख दिया? ओमेगा, इसको क्या लिख दिया? h कट। ये फॉर्मूला आ गया जो यूज होगा आपका। ये आपके पास यहां तक पोस्टुलेट्स खत्म हो गई। एक पोस्टुलेट और यूज किया इस टीम ने, उसने मैक्सवेल वोल्टेजमान स्टैटिस्टिक्स, मैक्सवेल वोल्टेजमान सांख्यिकी का उपयोग किया कि किसी भी लेवल की अगर एनर्जी En है तो उसके अंदर बैठे हैं nn पार्टिकल, तो वो nn पार्टिकल कितने होंगे? तो e की पावर माइनस En अपॉन kT के समानुपाती होंगे, प्रोपोर्शनल टू e रेज़ टू पावर माइनस En बाय kT। अगर किसी लेवल की एनर्जी E1 है तो उसमें पार्टिकल बैठे होंगे n1 e की पावर माइनस E1 बटे kT। E2 है तो E2 समानुपाती e की पावर माइनस E2 बाय kT। समझ आ रही बात? यानी कि किसी भी लेवल में जो पार्टिकल बैठे होते हैं वो इसके प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका यूज होगा यहां। मुझे माध्य ऊर्जा निकालनी है, मीन एनर्जी निकालनी है, तो माध्य ऊर्जा क्या होती है? टोटल एनर्जी अपॉन टोटल ऑसिलेटर, यही होगी मीन एनर्जी, टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा बटे कुल दोलित्रों की संख्या, कुल दोलित्रों की संख्या। अब यहां पे ध्यान दीजिए, कुल ऊर्जा कैसे निकालोगे, कुल दोलित्र कैसे निकालोगे, यही सीखना है। बाकी तो सबको, ये सबको पता होता है, कुल ऊर्जा में कुल दोलित्रों की संख्या का बाद में उत्तर आ जाएगा। चलो ऑसिलेटर की संख्या तो आप बता दोगे, n0 n1 n2 डैश डैश n लेवल तक nn हो गया। यानी कि ये पहला लेवल है भाई, पहले लेवल के लिए n होगा 0 होगा। पहले लेवल की एनर्जी होगी E1, कितनी होगी? n को 0 रख दो, कितनी रहेगी? हाफ h कट ओमेगा। इस एनर्जी E1 वाले के अंदर n बराबर 0 है, उसके अंदर n1 पार्टिकल बैठे हैं। जितने भी पार्टिकल है, हर पार्टिकल की ऊर्जा E1 है, तो n1 की कितनी हो गई? n1 E1 हो गई। 2 पार्टिकल है तो 2 E1, 3 पार्टिकल है तो 3 E1, n1 है तो n1 E1। इतने हो गए। n1 पार्टिकल इसमें बैठे हैं सारे इस तरीके से, n1 पार्टिकल बैठे हैं, सबकी एनर्जी बराबर है E1 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 E1, तो n1 की होगी n1 E1 लिख दिया। दूसरा लेवल n बराबर 2 रख दो, 2 प्लस n बराबर 1 आएगा भाई, पहला लेवल 0 पे था, 1 आएगा, 1 रखो, 1 प्लस आधा हो गया 3/2, 3/2 h कट ओमेगा। ये इसके अंदर पार्टिकल ऐसे ऐसे बैठे हैं n2, हर एक पार्टिकल E2 एनर्जी का तो हो गए n0 E0। देखो इसको ऐसे करो, n इज इक्वल टू 0 है ना, तो अपने कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं तो इसको n0 और इसको E0 ही लिखो ताकि यहां कंफ्यूजन ना हो। n0 E0। दूसरे लेवल का n1 E1, इसको n1 कर दो, इसको E1 कर दो। तीसरे लेवल में जाओगे, n आ जाएगा 2, ऐसे ऐसे पार्टिकल बैठे हैं n2, एनर्जी हो जाएगी E2 2 रखो, 5/2 h कट ओमेगा। सभी लेवल के बीच का गैप बराबर है h कट ओमेगा, h कट ओमेगा। लेकिन पहला लेवल ग्राउंड से हाफ h कट ओमेगा की ऊंचाई पर है।
पहला लेवल ग्राउंड से हाफ एच कॉट ओमेगा की हाइट पर है, बाकी सारे एच कॉट ओमेगा की हाइट पर बैठे हैं। अब इसकी वैल्यू रख दी मैंने। तीसरे के लिए N3E3 हो जाएगा डैश डैश। आप जाओगे NNEN तक लिखने की जरूरत नहीं, डैश डैश करके छोड़ सकते हैं। E बार बराबर ऊपर लिख सकते हो समीशन I NIEI। अगर n लिखते हो समीशन n तो इसको NNEN लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। NIEI भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए डिवाइड के अंदर N0 N1 N2 है, तो डिवाइड में समीशन NN लिख सकते हो। अब क्या करना है, मैक्सवेल वोल्टेज मान सांख्यिकी लगाएंगे और NN की वैल्यू क्या होती है इसके अकॉर्डिंग, e की पावर माइनस EN बटे KT होती है। ये वैल्यू यहाँ पे एज इट इज रख देनी है और EN की वैल्यू निकाल चुके हैं हम। EN की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। यहां पर क्या करना है, NN की वैल्यू पुट करनी है यहां से e की पावर माइनस EN बटे KT और EN की वैल्यू पुट करनी है यहां से n प्लस हाफ एच कट ओमेगा। वैल्यू पुट कर देते हैं। NN की वैल्यू पुट कर दी n, कितनी वैल्यू है e की पावर माइनस EN बटा KT। EN फिलहाल पड़ा है समीशन n e की पावर माइनस EN बटा KT। ये मैंने NN की वैल्यू पुट कर दी। अब EN की वैल्यू पुट कर देता हूं इस समीकरण नंबर 2 से, यानी कि इक्वेशन 2 का यूज करके हम किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, फ्रॉम टू यूज करके इस जगह पर बेटा यहां पर EN की वैल्यू रख दो n प्लस हाफ, सब जगह रख दो। E बार आ जाएगा 2 का यूज करोगे समीशन n e की पावर माइनस n प्लस हाफ एच कट ओमेगा। ये EN की वैल्यू रख दी पूरी, डिवाइडेड बाय KT। इनटू में फिर EN है, तो इनटू में फिर EN है तो यहां पर फिर लिख देंगे n प्लस हाफ एच कट ओमेगा डिवाइडेड बाय समीशन n e की पावर माइनस n प्लस हाफ एच कट ओमेगा बटे KT। ये चीज मल्टीप्लाई में है e के और ये चीज e की पावर में है, इसको मिक्स नहीं करना। अब क्या करना है, n की वैल्यू 0 1 2 रख दो ऊपर नीचे। पहले n की वैल्यू रखो 0। जब n की वैल्यू 0 रखोगे क्या बनेगा, बहुत ही ध्यान से समझ आ सकता है। n को 0 रखो तो यहां देखो, इसको 0 रखोगे तो हाफ एच कट ओमेगा बचेगा। एच कट ओमेगा तो n से बाहर की बात है, तो उसको बाहर निकाल दो। ओके, अब देखो बचा हाफ, पहले में बचा हाफ, यहां भी n को 0 रखा, बचा हाफ e की पावर माइनस हाफ एच कट ओमेगा बटे KT। ये बचेगा। सेकंड स्टेप के अंदर क्या बचेगा, जब इसको पुट करोगे आप 1 n को, तो 1 प्लस हाफ, यहां भी 1 प्लस हाफ, तो बन जाएगा 3/2 e की पावर माइनस 3/2 एच कट ओमेगा बाय KT। सो ऑन 5/2 7/2 9/2 चलता जाएगा। इसी तरीके से नीचे e की पावर माइनस एच कट ओमेगा बटे 2 KT प्लस e की पावर माइनस 3/2 एच कट ओमेगा बटे KT, e की पावर माइनस 5 एच कट ओमेगा बटे 2 KT चलता जाएगा। अब एक काम करेंगे, नीचे वाली चीज को देखो और ऊपर वाले को देखो। ये इसका नीचे वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन है, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना एकाग्रता से। इसको मैं लिख सकता हूं d/d, किसके विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन है, अपने क्या है, इसका डिफरेंशिएशन है नीचे, आप इसको सीधा d लिख लो चाहे एक बार, ठीक है, d लिख लो। या एक काम करो, इसको ज्यादा फिर और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी समझने में, आप लेफ्ट कर लो इसको, फिर वही गड़बड़ हो जाती है। कैसे आ गया स्टेप, x मान लो इसको, मान लो x मानते ही ये सारा स्टेप क्या बन जाएगा, एच कट ओमेगा पड़ा है अपना, क्या लेता है हाफ e की पावर माइनस x/2, समझ गए, प्लस 3/2 e की पावर माइनस 3x/2 सो ऑन, और बटे में भी यही रह जाएगा फॉर्म में, e की पावर माइनस x/2 e की पावर माइनस 3x/2 e की पावर माइनस 5x/2 सो ऑन। अब देखो x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन है,
तो यानी कि यहाँ पे क्या लिखोगे, ई बार इज इक्वल टू एच कट ओमेगा डी बाई डी एक्स। अगर ध्यान दो तो लॉग ई की पावर माइनस एक्स बाई टू, ई की पावर माइनस 3x बाई टू, ई की पावर माइनस 5x बाई टू। लेकिन यहां माइनस भी लगाना पड़ेगा इसका। अब इसका डिफरेंशिएशन खोलो, अवकलन ओपन करो। पहले लॉग का हुआ, लॉग का होगा 1 अपॉन एक्स, ये अपॉन में चला जाएगा साथ, चला गया। फिर इसका होगा अंदर वाले का e की पावर माइनस एक्स बटे 2 का e की पावर माइनस एक्स बटा 2, फिर माइनस एक्स बटे 2 का माइनस का आधा, तो माइनस का आधा है तो माइनस का हाफ आना चाहिए, तो इसलिए माइनस मैंने बाहर निकाल दिया सबके अंदर से। इसी तरीके से सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ये चीज बन जाएगी। इसमें से e की पावर माइनस एक्स, ये जो स्टेप आया है डी बाई डी एक्स लॉग ई की पावर माइनस एक्स बाई टू प्लस ई की पावर माइनस 3x बाई टू प्लस ई की पावर माइनस 5x बाई टू, इसमें से e की पावर माइनस एक्स बाई टू कॉमन ले लेते हैं। जब e की पावर माइनस एक्स बाई टू कॉमन लेंगे इसमें से, तो यहां बचेगा 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस 2x। इस तरीके से इतना ही बचेगा। यानी कि अब log m इंटू log m, ये हमें पता है log m प्लस m हो जाता है। तो इसको क्या करेंगे, इसको लिख देंगे log e की पावर माइनस एक्स प्लस log 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स e की पावर माइनस 2x डैश डैश, ये आ जाएगा आपका आंसर। अब देखिए इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। इस चीज को ध्यान से देखते हैं। अगर मैं लेट कर लूं e की पावर माइनस एक्स को y, तो e की पावर माइनस एक्स को मैं y रख देता हूं d बाई डी एक्स। उससे पहले एक चीज देखते हैं, जो log e की पावर माइनस एक्स है वो log e बेस e1 हो जाएगा, बच जाएगा माइनस का ये x बाई टू है, सॉरी x बाई टू है, ये क्या बच जाएगा माइनस का x बटे 2 बच जाएगा, ये माइनस का x बटे 2 बच जाएगा। बाकी देखो आगे log को सॉल्व करेंगे, इसमें क्या आएगा देखो, log के अंदर मैंने बोला इसको y मान लो, बचेगा 1 प्लस y स्क्वायर डैश डैश, y की पावर 3 y की पावर 4। ये क्या होता है, 1 माइनस y की पावर माइनस 1 होता है, 1 प्लस y स्क्वायर प्लस y क्यूब, ये होता है। द्विपद प्रमेय या बाइनोमियल लगा देते हैं। जब बाइनोमियल लगा देते हैं ये आ जाता है, तो इसको लिखेंगे अपने, इसको क्या लिख देंगे, अतः हेंस e बार कितना आ जाएगा माइनस एच कट ओमेगा डी बाई डी एक्स माइनस एक्स बाई टू प्लस लॉग 1 माइनस वाई की पावर माइनस 1 आ जाएगा। अब 1 माइनस वाई की पावर जो माइनस 1 आया है, इसका माइनस 1 नीचे उतार लेते हैं, ई बार आ जाएगा माइनस एच कट ओमेगा डी बाई डी एक्स माइनस एक्स बटे 2 माइनस लॉग 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, क्योंकि y e की पावर माइनस एक्स है, इसको दोबारा वही रख दिया। अब ये डिफरेंशिएशन अंदर ओपन कर देंगे दोनों में, इस अवकलन को ओपन कर देंगे, अवकलन को डिफरेंशिएशन को ओपन करोगे, ई बार बराबर माइनस एच कट ओमेगा माइनस एक्स बटे 2 का अवकलन माइनस हाफ हो जाएगा डिफरेंशिएशन। लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है, तो 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, फिर 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स का 0 माइनस ई की पावर माइनस एक्स एंड माइनस एक्स का माइनस 1 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, माइनस को कॉमन निकाल के बाहर रख दीजिए, हाफ प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, e की पावर माइनस एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस एक्स का सॉरी, तो e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स, e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स, e की पावर x। ये क्या बच गया अपने पास, e बार इज इक्वल टू h कर ओमेगा 1/2, ये e की पावर 0 1 हो गया, 1 अपॉन e की पावर h कर ओमेगा बाई kt माइनस 1, क्योंकि ये क्या है x क्या है h कर ओमेगा बाई kt। तो यहां से e बार आ गया अपने पास, जो माध्य ऊर्जा या एनर्जी हाफ h कट ओमेगा प्लस h कट ओमेगा बाय e की पावर h कट ओमेगा बाय kt माइनस 1। ये आपके पास मीन एनर्जी या माध्य ऊर्जा e बार की वैल्यू आ गई है।
अब ई बार की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, ई बार की वैल्यू हमने निकाल ली, यही ई बार की वैल्यू हम डिवाई मॉडल में निकालेंगे। इस ई बार की वैल्यू आने के बाद आपके पास, क्योंकि पहले पॉइंट में आपने पढ़ी थी आइंस्टीन मॉडल की अभिग्रहित पोस्टुलेट्स, उसके बाद हमने निकाली मीन एनर्जी उसकी। उसके बाद थर्ड पॉइंट के अंदर हम क्या निकालते हैं, थर्ड पॉइंट के अंदर हम स्टडी करते हैं टोटल इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स। तो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स जब निकालते हैं तो उसकी बात करते हैं। अब एक ऑसिलेटर की एनर्जी है ई बार, एक ऑसिलेटर की एनर्जी है ई बार। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से ताकि आप नोट कर सको। अब देखो टोटल इंटरनल एनर्जी जो एक ऑसिलेटर की वो ई बार है, और हमने आइंस्टीन मॉडल के शुरू में पढ़ा कि एक पार्टिकल 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है तो वो 3 ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है, तो n पार्टिकल 3n ऑसिलेटर की तरह बिहेव करते हैं। तो टोटल एनर्जी या टोटल इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी आइंस्टीन मॉडल में, टोटल इंटरनल एनर्जी हो जाएगी U बराबर 3n ई बार। एक ऑसिलेटर की ई बार है तो 3n ऑसिलेटर की 3n ई बार हो जाएगी। तो वैल्यू रख देंगे 3n ब्रैकेट में हाफ h कट ओमेगा प्लस h कट ओमेगा बाय e रेज़ टू पावर h कट ओमेगा बाय kt माइनस 1। ये आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल इंटरनल एनर्जी आ जाएगी ऑसिलेटर ई बार की वैल्यू रखने के बाद टोटल इंटरनल एनर्जी आ जाएगी सभी ऑसिलेटर्स की। अब इंटरनल एनर्जी का डिफरेंशिएशन करते हैं अगर टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट, तो वो मिल जाता है अपने को CV, जो हमें फाइंड आउट करना है वो मिल जाता है CV। इसलिए मेरे पास पॉइंट नंबर 4 आ जाएगा स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। जो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग CV क्या होता है, dQ बाय dt होता है कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। और हम आपको पहले ये करवा चुके हैं कि अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताऊं तो du प्लस pdv होता है dQ। अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो dv हो जाता है भाई 0, dv को 0 कर दो dq du ही बन जाएगा। तो यानी कि इसको मैं du बाय dt लिख सकता हूं। u मेरे पास है, उसका टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो उसका टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर देता हूं। देखो टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी कि CV आएगा d बाय dt 3n हाफ h कट ओमेगा प्लस h कट ओमेगा बाय e रेज़ टू पावर h कट ओमेगा बाय kt माइनस 1। इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट, केवल इसका डिफरेंशिएशन बचेगा। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए किसके विद रिस्पेक्ट, टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट। तो देखिए बेटा इसमें टेम्परेचर नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसमें है तो करते हैं CV बराबर पहले का 0 प्लस h कट ओमेगा कांस्टेंट ऐसे पढ़ा रहेगा, 1/x का होता है 1/x की माइनस 1/x की स्क्वायर। तो ये माइनस है, इस माइनस को मैं यहां लगा देता हूं इनटू, अब e की पावर का करोगे तो e की पावर का जब करोगे क्या आएगा, e की पावर का जब करोगे तो e की पावर h कट ओमेगा बाय kt हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0। अब h कट ओमेगा बाय kt का करोगे माइनस h कट ओमेगा बाय kt का स्क्वायर, माइनस h कट ओमेगा बाय kt का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर आ जाएगा। CV की ये वैल्यू आ जाती है आपके पास। अब क्या करेंगे कि जो भी है इसको सॉल्व कर लो, h कट ओमेगा 2 बार आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, h कट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन kt स्क्वायर। ओके, ऊपर बचा e की पावर h कट ओमेगा बाय kt, डिवाइड में भी बचा e की पावर h कट ओमेगा बाय kt माइनस 1 का स्क्वायर। अब क्या कीजिए, यहां पर ऊपर नीचे k का मल्टीप्लाई कर देंगे। स्क्रीनशॉट ले लो पहले, साथ साथ डेरिवेशन नोट करते जाए। काफी बड़ा ही होता है डेरिवेशन, क्योंकि बीएससी में बड़े डेरिवेशन ही होते हैं, तो इसको अच्छे से नोट कर लो, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं साइड में जाता हूं, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखो ऊपर नीचे k का मल्टीप्लाई करें तो ये k का स्क्वायर हो जाए, ऊपर नीचे
k का मल्टीप्लाई कर दो तो ये k का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए h कट ओमेगा बाय k के ऊपर ध्यान दो, इसकी यूनिट भी टेम्परेचर की यूनिट ही होगी। मैं क्या कह रहा हूं, h कट ओमेगा बाय k के ऊपर ध्यान दो, पूरे की स्क्वायर बंडिंग 1 बाय टी स्क्वायर बड़ा है इंटू k भी बड़ा है ये वाला, और e की पावर h कट ओमेगा बाय kt, e की पावर h कट ओमेगा बाय kt माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये अपने पास cv जो निकाल रही है। अब देखिए जो h कट ओमेगा बाय k होता है ना, वो लेट कर लेते हैं और इसको कहते हैं आइंस्टाइन्स या आइंस्टीन ताप, आइंस्टाइन्स टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। h कट ओमेगा बाय k होता है आइंस्टाइन टेम्परेचर, आइंस्टीन ताप। अब देखिए इसकी वैल्यू है थीटा ई, तो इसको थीटा ई रख देते हैं, बचेगा थीटा ई का स्क्वायर अपॉन टी, तो इकट्ठा कर दूं थीटा ई बाय टी का स्क्वायर, k अपना वैसे ही पड़ा। अब देखिए e की पावर क्या है, h कट ओमेगा, e की पावर थीटा ई बाय टी हो जाएगा डिवाइडेड बाय e की पावर थीटा ई बाय टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये cv की फाइनल वैल्यू आ गई, ये cv की फाइनल वैल्यू आ गई। अब देखिए ये cv की आपके पास क्या आ रही है, फाइनल वैल्यू आ रही है, लेकिन यहाँ जो 3n था उसको हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा ना वो, तो यहाँ भी आपके पास 3n जरूर चलेगा, उसको छोड़ना नहीं है, जो मैंने छोड़ दिया 3n यहाँ पर अवश्य चलेगा साथ में, वो 3n साथ में ही रहेगा। आप भले ही इधर लिख लो 3n साथ में ही रहेगा इंटू 3n। तो अब देखो थोड़ा सा और देख लो, 3n साथ में रहेगा तो थीटा ई बाय टी का होल स्क्वायर, ये 3n को साथ में ले लो 3n के हो गया, e की पावर थीटा ई बाय टी डिवाइडेड बाय e की पावर थीटा ई बाय टी माइनस टी का होल स्क्वायर। और n के क्या होता है, सिंस n के इज इक्वल टू r होता है, तो cv क्या आ जाएगा, थीटा ई बाय टी का होल स्क्वायर इंटू 3r e की पावर थीटा ई बाय टी डिवाइडेड बाय e की पावर थीटा ई बाय टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट है जो आपको मिल गया, जो आपको मिल गया। एन के मैंने क्या बोला, 3n या मल्टीप्लाई करना भूल गया था, 3n को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ भी 3n का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3n का, सब जगह 3n का, 3n के आ जाएगा, एंड में उसको r लिख दूंगा, n के r होता है तो 3r हो जाएगा। अब क्या करेंगे, मैंने बोला था कि जो डायग्राम आता है वो आइंस्टीन का जो रूल होता है वो फॉलो करता है, वो प्रैक्टिकल कर्व को अच्छे से प्रूव कर देता है आइंस्टीन का रूल। जैसे ये डायग्राम बनाते हैं, टेम्परेचर के साथ जब डायग्राम बनता है सीवी का, तो ड्यूलॉग-पेटिट मॉडल हमारा पहला लेक्चर आप याद करो, पहला लेक्चर चेक करो, जो ड्यूलॉग-पेटिट मॉडल का पिछले से पिछला लेक्चर था, उसमें ये आया था कि सीवी कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करता। लेकिन वास्तव में इसका ये रिजल्ट आता है। अब आइंस्टाइन ने जो बोला डैश डैश करके बना दिया, ये आया, मेल तो नहीं खा रहा, पूरी तरह से तो नहीं फॉलो कर रहा, लेकिन हाई टेम्परेचर पर करता है। तो देखते करता है क्या कि आइंस्टीन जो रूल है वो हाई टेम्परेचर पर ड्यूलॉग-पेटिट रूल बन जाता है, ऐसे चलता चलता वही बन गया। तो एट हाई टेम्परेचर क्या होगा, थीटा ई से बहुत बड़ा हो जाएगा टेम्परेचर, देन थीटा ई बाय टी 1 से बहुत छोटा हो जाएगा, थीटा ई बाय टी 1 से बहुत छोटा हो जाएगा। जब ये 1 से बहुत छोटा हो जाएगा तो e की पावर थीटा ई बाय टी को आप लिखोगे 1 प्लस थीटा ई बाय टी, क्योंकि e की पावर x होता है 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल सो ऑन। अगर x 1 से बहुत छोटा हो जाएगा तो e की पावर x 1 प्लस x ही रह जाता है, क्योंकि x स्क्वायर को और भी छोटा होता है, उसको छोड़ देते हैं, x स्क्वायर बहुत छोटा हो जाता है, x ही बहुत छोटा है तो x स्क्वायर को और भी छोटा छोड़ देते हैं, इसलिए e की पावर x ये आ जाता है, जैसे ये है। ये जो वैल्यू है यहां पर पुट कर दूंगा, यहां पर जब आप पुट करोगे तो cv क्या बचेगा, 3r थीटा ई बाय टी का होल स्क्वायर इंटू e की पावर थीटा ई बाय टी है, ये 1 प्लस थीटा ई बाय टी रह जाएगा,
डिवाइडेड बाय, फिर इसको रखोगे 1 प्लस थीटा ई बाई टी, -1, 1 से 1 कैंसिल, इसका स्क्वायर। अब देखो थीटा ई बाई टी का ये स्क्वायर आ गया, ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, बच गया CV इज इक्वल टू 3R 1 प्लस थीटा ई बाई टी। अब थीटा ई बाई टी बहुत छोटा है 1 से, इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं, 1 प्लस 0.00 कुछ जोड़ो कोई मतलब नहीं, छोड़ देंगे। जब ये है तो CV ऑलमोस्ट 3R आ जाएगा, और ये क्या था, बिलॉग-पेटिट का रूल है कि CV 3R के इक्वल होता है। ये आपका दोस्तों आइंस्टाइन मॉडल कंप्लीट हो गया, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है वो आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और हमें सपोर्ट करें। हमने बहुत सारे वीडियो सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अपलोड किए हैं, ऑप्टिक्स चल रही है सेकंड ईयर की, +2 के लेक्चर रेगुलर चल रहे हैं, 6 चैप्टर पूरे हो गए हैं, उनको भी आप आराम से देखें। उसके साथ हम बहुत सारे 11th के लेक्चर भी अपलोड कर रहे हैं साथ साथ, और आप लोगों का बस साथ बना रहे। इसी तरीके से आप हमेशा साथ देना, और अपनी सर कह लीजिए या अपने भाई कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, दोस्त कह लीजिए, उसके सिर पे अपना हाथ रखना। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, अल्लाह सबका साथ दे। बहुत बहुत धन्यवाद।